गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, इससे पहले के लेक्चर में बच्चों हमने देखा था कि कोलाइड बनाने की कौन कौन सी मेथड्स हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड देखे थे। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो आपके कोलाइड के विलियन हैं, इसके अंदर हमारे इधर इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्मेशन भी हो रही थी। ठीक है, संग संग जैसे हमने कोलाइड बनाया, सपोज करो यहाँ पे कोई रिएक्शन है, जैसे दे रखी है ऑरम क्लोराइड से गोल्ड का कोलाइड बनाने की, तो इसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्मेशन भी हो रही है। मतलब कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो कोलाइड के अंदर अगर मिला दिया जाए तो वो रेसिपिटेट हो जाता है, उसका कोगुलेशन हो जाता है, निस्यंदन कोगुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोलाइट को अगर हमने अलग नहीं किया तो बनने वाले कोलाइड विलियन पर क्या होता है, खतरा होता है कि वो आपका कोलाइड विलियन जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो उसे बचाने के लिए हमें कोलाइड का शुद्धिकरण करना जरूरी है। मतलब जो कोलाइड आपने बनाया है, अब इसे हमें क्या करना है, शुद्ध करना है। बिल्कुल ठीक है, मतलब कि खाली कोलाइड कोलाइड के अणुओं को अलग लेना है और इलेक्ट्रोलाइट को अलग लेना है। तो इसके लिए जो विधियां हम काम में लेते हैं उन्हें हम कहते हैं कोलाइड विलियनों का शुद्धिकरण करने वाली विधियां। ठीक है, उपयुक्त विधियों से बनाए गए कोलाइड विलियन में कुछ अविलेय अशुद्धियां व वैद्युत अपघट्य रह जाते हैं। वैद्युत अपघट्यों की सूक्ष्म मात्रा प्राय कोलाइड विलियन के लिए स्थायी हेतु आवश्यक होती है, परंतु अधिक मात्रा में होने पर कोलाइड विलियन धीरे धीरे अवक्षेपित हो जाता है। अर्थात कोलाइड विलियन के संघनन का मुख्य उद्देश्य वैद्युत अपघट्यों की अधिक मात्रा को दूर करना है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे कि कोलाइड विलियन को हमें शुद्ध करने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट बन रहा है उसे हमें रिमूव करना है। क्लियर है? देखो, इसके लिए जो हम मेथड पढ़ेंगे तो उसमें एक मेथड है पहला आपका अपोहन, जिसको हम डायलाइसिस कहते हैं। ठीक है, फिर इसका सेकंड मेथड हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायलाइसिस। ठीक है, फिर इसके बाद इसका थर्ड मेथड हम पढ़ेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा या फिर अति सूक्ष्म निस्यंदन विधि द्वारा। और फिर इसके बाद हम अगला वाला पढ़ेंगे बच्चों अस्थायित्व, अनस्टेबिलिटी जो है इनकी, वो कैसे हम इनकी दूर कर सकते हैं। और इसके बाद में हम देखेंगे कोलाइड विलियन की के क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट होगा कोलाइड विलियन की विशेषताएं, कि भाई क्या क्या इनकी विशेषता होती है। ओके, स्टार्ट करते हैं अपोहन से। अब देखो, अपोहन विधि के अंदर क्या होता है बच्चों, एक इस तरीके का बीकर होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, जल का इनलेट है और एक आउटलेट है जल का। एक मिनट में इसे बना के बताता हूँ, तब इजीली समझ में आएगा बच्चों। एक सेकेंड वेट करना। ओके, इधर देखिए अब आप लोग, एक हमारा बीकर होगा। ठीक है, इस बीकर के अंदर हमें क्या करना है, एक फनल लगानी है। ठीक है, इस फनल के नीचे सिरे की तरफ हमें एक अर्धपारगम्य झिल्ली बांध देनी है। अर्धपारगम्य सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है वो हमें इसमें लगा देनी है। अर्धपारगम्य झिल्ली हमने लगा दी, फनल लगा दी। ठीक है, इसके अंदर हमें एक सप्लाई देनी है डीमिनरलाइज वाटर की या फिर डिस्टिल्ड वाटर की सप्लाई। यहाँ से होगा आउटलेट आपका वाटर का, यहाँ से तो होगा बच्चों इनलेट, इनलेट ऑफ वाटर। ओके, और यहाँ से होगा आपका आउटलेट ऑफ वाटर। क्लियर है? अब देखो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है हमारी, ठीक है, इसकी विशेषता होती है, ठीक है, जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसकी विशेषता होती है, ये क्या करती है कि क्रिस्टलॉइड यानी कि जो आयंस होते हैं आपके, है ना, आयन ए प्लस एच प्लस कोई सा भी आयन हो गया, उसको तो ये अपने अंदर से पास आउट करने देती है, लेकिन कोलाइड के कणों को अपने अंदर से ये जाने नहीं देती है। ठीक है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की विशेषता मैंने आपको बताई कि क्या होती है, कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है ये ओनली कोलाइड के पार्टिकल्स को अपने अंदर से पास आउट नहीं होने देती है, बाकी जो आपका पार्टिकल होगा वो इसके अंदर से आर पार चला जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ से इसके अंदर कोलाइड के कण डाल देते हैं। आप सपोज करो इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल है, जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, बाकी इसके अंदर कोलाइड के पार्टिकल भी हैं। ठीक है, छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स है, कोलाइड के पार्टिकल और आयंस भी इसके अंदर प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा, इसके अंदर हम डिस्टिल वाटर फिल कर देते हैं। यहाँ पे हमने फिल कर दिया डिस्टिल वाटर, यहाँ पे हमने क्या फिल कर दिया बच्चों, डिस्टिल वाटर फिल कर दिया। ठीक है,
उसके बाद में क्या होगा, डिस्टिल वाटर जो हमने फिल कर दिया, अब यहाँ पे डिस्टिल वाटर के बाद में क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल्स होंगे वो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के थ्रू कहाँ आ जाएंगे, बाहर विलियन में। तो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए वो डिफ्यूजन के पार्टिकल यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू ऑस्मोसिस के थ्रू कहाँ पे आ जाएंगे, क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल यहाँ पे आ जाएंगे, और जो कोलाइड था वो इस मेम्ब्रेन में ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें कंटिन्यू सप्लाई रखनी पड़ती है वाटर की। वो क्यों? क्योंकि अगर उनकी कंसंट्रेशन बाहर की तरफ वाटर के अंदर ज़्यादा हो गई, सपोज करो यहाँ पे क्रिस्टलॉइड की कंसंट्रेशन आपकी बाहर की तरफ वाटर के अंदर अगर ज़्यादा हो गई, तो ऑस्मोसिस कैसा होगा, उल्टा शुरू हो जाएगा। हमें पता है कि ऑस्मोसिस क्या होता है कि भाई हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं पार्टिकल थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जब तक कंसंट्रेशन ज़्यादा है तब तक पार्टिकल अंदर से बाहर आते रहेंगे, लेकिन जब कंसंट्रेशन इस बीकर में ज़्यादा हो जाएगी तो पार्टिकल अगेन वापस कहाँ जाएंगे, इस मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जाना शुरू हो जाएंगे, मतलब प्रोसेस हमारी रिवर्सिबल हो जाएगी। तो बाहर की तरफ पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ना बढ़े उसके लिए हम यहाँ पर वाटर का फ्लो कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ से वाटर अंदर जाता है और यहाँ से जो आपका आयंस वाला वाटर होता है वो बाहर की तरफ चला जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पे डीमिनरलाइज वाटर भी काम में लिया है, क्योंकि उसमें किसी भी तरह का कोई आयन प्रेजेंट नहीं होता है जो कि हमारी प्रोसेस को इफेक्ट करे। तो ये तो था बच्चों आपका अपोहन। ये विधि थी आपकी अपोहन विधि, किसकी, कोलाइडों के शुद्धिकरण की। लेकिन ये जो अपोहन विधि होती है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा धीमा प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको फास्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस काम में लेते हैं। अब इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ, कुछ नहीं होगा, सेम टू सेम यही प्रोसेस है, बस इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, एक कैथोड और एक एनोड लगा देते हैं। अब ऐसा करने से क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को। जस्ट सपोज हमने कोई बीकर लिया, उसके अंदर सेम हमने पूरा सिस्टम अपना अपोहन वाला बना लिया, है ना। बीकर ले लिया, इसके अंदर एक कैथोड लगा दिया मैंने और एक लगा दिया मैंने एनोड, और पूरा का पूरा सिस्टम मैंने वही बना दिया आपका भाई अपोहन वाला, है ना। और इसके अंदर मैंने वाटर फिल कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से जब मैं एक वायर कनेक्ट करूंगा कैथोड से और एक एनोड से, ठीक है, ये है मेरा एनोड और ये है मेरा कैथोड। तो यहाँ पे चार्ज सेपरेट हो जाएगा, मतलब कि क्या होगा, यहाँ पे चार्ज जो होगा मेरा वो सेपरेट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे चार्ज सेपरेट होने से क्या होगा बच्चों, यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो पार्टिकल्स होंगे जो आयंस है, हमें पता है कि आयंस के ऊपर चार्ज होता है। आयंस जो होते हैं, एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। अगर इसमें कैटायन है या फिर एनायन है तो वो अपने ऑपोजिट चार्ज की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, है ना। अगर कैटायन है तो वो कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, एनायन है तो किस तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। इससे जो प्रोसेस होता है आपका अपोहन की जो विधि होती है उसकी दर बढ़ जाती है। अपोहन की विधि की क्या बढ़ जाती है बच्चों, दर बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं विद्युत अपोहन विधि, इसको कहते हैं विद्युत अपोहन विधि। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं विद्युत अपोहन विधि। बस इसमें हमने क्या लगा दिया, कैथोड और एनोड लगा दिए। कैथोड और एनोड लगाने के बाद में इस प्रोसेस की रेट इंक्रीज हो जाती है, जस्ट बिकॉज जो आयन होते हैं वो अपने ऑपोजिट चार्ज वाले प्लेट की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। उससे इनकी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है, रेट ऑफ ऑस्मोसिस होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं विद्युत अपोहन विधि। बाद में जो आपका कोलाइड का पार्टिकल बचता है वो इस थैली के अंदर बच जाता है, और सारे के सारे जो क्रिस्टलाइड के पार्टिकल्स हैं वो आपके कहाँ आ जाते हैं, सॉल्यूशन के अंदर आ जाते हैं। तो इसको हम अलग कर लेते हैं और यहाँ से कोलाइड को अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कोलाइड क्या होता है, क्लियर हो जाता है। ओके, चलो अब एक बार इसको बुक में से पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो, उपयुक्त विधियों से अपोहन की प्रक्रिया इस तथ्य पर आधारित है कि कोलाइड कण पार्चमेंट झिल्ली, जैसे मैंने आपको बताया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की कोशिका झिल्ली और चरण पात्र से विस्तृत नहीं हो सकते, जबकि वैद्युत अपघट्टी अपने इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो कैटायन और एनायन होते हैं वही होते हैं, ठीक है ना। वैद्युत अपघट्टी के आयन विस्तृत हो जाते हैं। कोलाइड विलयन को पार्चमेंट या कोशिका झिल्ली के अपोहन में पानी के साथ भर लेते हैं। धीरे धीरे वैद्युत अपघट्टी की अशुद्धियां बाहर की ओर विस्तृत होती जाती हैं तथा शुद्ध कोलाइड विलयन अपोहन में रह जाता है। अतः वास्तविक विलयन में उपस्थित पदार्थों को कोलाइड अवस्था से पृथक करने की प्रक्रिया यानी उचित झिल्ली
से विसरण का होना अपोहन कहलाता है। ओके, इसके बाद में बच्चों देखो विद्युत अपोहन है यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, ये देखते हैं विद्युत अपोहन क्या होता है। यह अपोहन की विकसित प्रक्रिया होती है क्योंकि सामान्य अपोहन की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चलती है। वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया अपोहन वैद्युत अपोहन कहलाता है। अशुद्धियां कोलाइड विलयन को चित्र के अनुसार दो अपोहन झिल्लियों के मध्य भर लेते हैं। शुद्ध जल को बाह्य भाग में भर लेते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड बाह्य भाग में होते हैं। जब इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत प्रवाहित करते हैं तो अशुद्धियां में उपस्थित आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर तीव्र गति से विरहित होते हैं, जिससे कि विसरण की दर बढ़ जाती है। प्रभावी पृथक्करण हेतु पानी का निरंतर प्रवाह आवश्यक है। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे पानी का निरंतर प्रवाह क्या है, आवश्यक है। वो क्यों आवश्यक है ये भी मैंने आपको बता दिया। ओके, तो ये तो था आपका बच्चों डायलाइसिस और इलेक्ट्रोडायलाइसिस, अपोहन और विद्युत अपोहन के विद्युत अपोहन क्या होता है और अपोहन क्या होता है, और किस तरीके से कोलाइट को हम क्लियर करते हैं या फिर किस तरीके से कोलाइट को हम शुद्ध करते हैं, किस तरीके से कोलाइट की विलयन को हम शुद्ध करते हैं। अगला है आपका अति सूक्ष्म निस्यंदन। अब देखो बच्चों ये क्या चीज है, जैसे मैंने आपको शुरू में जब कोलाइट पढ़ाया था तब एक टेबल बनाई थी, उसके अंदर बताया था कि कोलाइट की फिल्ट्रेबिलिटी जो होती है वो नहीं होती। जब आप इसे सामान्य फिल्टर पेपर से छानोगे तो कोलाइट के पार्टिकल उस फिल्टर पेपर से होते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। लेकिन एक खास तरह का फिल्टर पेपर आता है बच्चों, उसे हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर। उसे क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। इससे अगर हम कोलाइड को छानते हैं तो कोलाइड के कण ऊपर ही रह जाते हैं और बाकी जो अशुद्धियां होती हैं वो इससे पास आउट होके विलयन के संग में नीचे चली जाती है। यानी कि घुलनशील अशुद्धियों को दूर करने के लिए यह विधि उपयोगी है। अब अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे बनाया जाता है, सिंपल फिल्टर पेपर लेते हैं, पहले इसके ऊपर एक लेयर चढ़ाते हैं जिलेटिन की। जिलेटिन की एक लेयर चढ़ाने के बाद इसको फॉर्मल्डिहाइड से ट्रीट करते हैं, HCHO। फॉर्मल्डिहाइड से ट्रीट करने के बाद बच्चों क्या होता है, जो जिलेटिन की लेयर होती है सूख जाती है। ठीक है, फिर इस जिलेटिन की लेयर को हम हल्का हल्का वॉश करके पतला करते हैं, किससे, ईथर से या फिर इथेनॉल से। ठीक है, फिर उसके बाद में जब ये बहुत ज्यादा पतली हो जाती है तो बन जाता है हमारा अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो इस तरीके से अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनता है और इसका यूज करके हम क्या करते हैं, कोलाइट के विलयन को अलग करते हैं। क्योंकि अल्ट्रा फिल्टर पेपर के अंदर जो पोर साइज होता है उसका वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, जो कि कोलाइट के पार्टिकल्स को तो रोक लेता है, लेकिन जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं वो उससे पास आउट होके अलग हो जाती हैं। क्लियर है, तो ये मैंने बता दिया कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर किस तरीके से बनता है, क्या इसका यूज है। अब आगे चलते हैं, चलो। कोलाइट विलयन के गुण, अगला टॉपिक है बच्चों आपका कोलाइट विलयन के गुण। आपने यहाँ पे कोलाइट के बारे में पढ़ा, कोलाइट के विलयन के बारे में मैंने आपको बताया। अब है कोलाइट विलयन के गुण, कि कोलाइट का जो विलयन होता है इसके क्या क्या गुण होते हैं। क्लियर है, देखो मैं बताता हूँ। कोलाइट विलयन के गुण हम पढ़ेंगे तो इसमें वही सारे पढ़ेंगे जो हमने टेबल में बनाए थे। उसके अलावा भी 2-3 एक्स्ट्रा जो मैं बताऊंगा, जो मैंने आपको टेबल में नहीं बनाए थे वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। कोलाइट विलयन के गुण, फर्स्ट है आपका विषमांगी प्रकृति। आप लोगों को पता है कि कोलाइट जो था हमने वहां पे हेट्रोजीनियस लिखा था, तो कोलाइट जो है वो कैसा होता है, विषमांगी प्रकृति का होता है, मतलब हेट्रोजीनियस होता है। प्रक्षेपित प्रवस्था के कणों का आकार बड़ा होने के कारण कोलाइट विलयन विषमांगी प्रकृति का होता है। इसके बाद है अनस्टेबिलिटी, अस्थिरता। कोलाइट मुख्यतः द्रव विरोधी कोलाइट, देखो हमने 2 तरह के कोलाइट पढ़े थे, द्रव रागी और द्रव अनुरागी या फिर द्रव विरोधी। ठीक है, तो ये जो द्रव विरोधी वाला कोलाइट है बच्चों ये अस्थायी होता है, मतलब कुछ समय के लिए बनता है। इसमें अगर हल्का सा इलेक्ट्रोलाइट भी आप डाल दोगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्योंकि प्रवस्था कणों का आकार बड़ा होता है तो कुछ समय पश्चात गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण निलंबन हो जाता है। सतही क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। कोलाइट विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों का कुल सतही क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है, जिसके कारण कोलाइडी विलयन उत्तम अधिशोषित की भांति कार्य करते हैं, अतः प्रभावशाली उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। इनका यूज हम एज ए कैटलिस्ट करते हैं बच्चों, क्योंकि इनका ये क्या करते हैं, देखो कोलाइट सोल्यूशन, सपोज करो एक आपने गोल्ड का टुकड़ा लिया, अब अगर उसको आप कैटलिस्ट की तरह काम में लोगे तो ज्यादा से ज्यादा गैसेस कितना उस पर एब्जॉर्ब हो पाएंगी, कम से कम हो पाएगी। लेकिन अगर आप इसका कोलाइट सोल्यूशन बना लेते हो, इसको बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के विलयन के अंदर विसरित कर देते हो, तब इसका जो कांटेक्ट होगा गैसेस से वो ज्यादा होगा, मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, तो ऑब्वियसली इसका जो प्रोसेस होगा वो अच्छा होगा, है ना। तो इसी तरीके से कोलाइडों का सरफेस एरिया कैसा होता है, ज्यादा होता है। इसके बाद में है रंग। कोलाइडी विलयनों का रंग
परिक्षेपित प्रवस्था द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णित तरंग दैर्ध्य के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। मैंने आपको दो चीजें बताई है, प्रक्षेपित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम। ठीक है, तो प्रक्षेपित प्रवस्था, जस्ट सपोज करो आपने गोल्ड का कोलाइड बनाया, तो गोल्ड का कोलाइड बैंगनी कलर का होगा। सिल्वर का कोलाइड बनाया, सिल्वर का कोलाइड हल्का पिंक कलर का होगा। मतलब जिस वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा उसी वेवलेंथ की कलर हमको दिखाई देंगे और उसी कलर का कोलाइड सोल्यूशन होगा। आगे चलते हैं। अवसादन। अवसादन होता है सेडिमेंटेशन। किसी सॉल को अपकेंद्रित मशीन में लेकर तेजी से घुमाने पर सॉल के कण निसंदित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया अवसादन कहलाती है। इस विधि द्वारा बृहद अणुओं का आणविक भार ज्ञात किया जाता है। अब देखो अवसादन के अंदर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूजेशन आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, है ना। जैसे कि हमारा ब्लड होता है, अगर हम डॉक्टर को बोलते हैं कि इसके अंदर प्लाज्मा का पता लगाना है, तो डॉक्टर क्या करता है, ब्लड का सैंपल लेता है, टेस्ट ट्यूब में डालता है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डालता है, उसे तेजी से घुमाता है, तो प्लाज्मा जो होता है वो नीचे आ जाता है और आरबीसी ऊपर आ जाती है। क्लियर है। तो उसी तरीके से कोलाइड में भी यही होता है कि जो कोलाइड के पार्टिकल होते हैं वो नीचे चले जाते हैं और जो सॉल्यूशन होता है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ये तो था आपका अवसादन। इसके बाद है ब्राउनिंग मोशन। ये एक इंपॉर्टेंट है बच्चों, ब्राउनिंग मोशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे मार्क कर देता हूँ। तो आप लोग क्या करना, इसे पढ़ लेना ब्राउनिंग मोशन को, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्राउनिंग मोशन हो गया, टिंडल इफेक्ट हो गया, ये सारे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ओके, ओके, ब्राउनिंग मोशन में बता रहा था आपको बच्चों। इसके अंदर क्या होगा, देखो एक ब्राउनिंग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज करी थी, इसलिए उनके नाम के ऑनर में इनका नाम ब्राउनिंग मोशन रखा गया है। सन 1828 में ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन ने पाया कि पानी में पड़े परागकण एक निरंतर अनियमित गति करते रहते हैं। इस गति को उन्होंने ब्राउनिंग मोशन कहा। बाद में यह पाया गया कि प्रक्षेपित प्रवस्था के कण कोलाइडी विलयनों से इस प्रकार की गति प्रकट करते हैं। दिखाया गया कि सिनेमा हॉल में प्रकाश के मार्ग में धूल के कण अनियमित गति प्रकट करते हैं। आप लोग कभी पिक्चर हॉल में गए हो, जहाँ से अगर प्रोजेक्शन रूम होता है वहाँ से देखा हो, तो डस्ट के पार्टिकल आपको दिखेंगे मोशन करते हुए। ठीक है, वो कभी रुकते नहीं है, यहाँ से वहाँ मूव करते रहते हैं जिगजैग पैटर्न में, और इस गति को हम कहते हैं ब्राउनिंग मोशन। मतलब कि जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं वो कभी रुकते नहीं है, वो जिगजैग मोशन के अंदर बच्चों क्या करते रहते हैं, हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, और इसी मूवमेंट को हम कहते हैं ब्राउनिंग मोशन। इसको सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो ब्रिटिश के बॉटनिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने डिस्कवर किया था, इसलिए उनके नेम के ऑनर में इसे ब्राउनिंग मोशन कहा जाता है। क्लियर है। अब ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह भी है कि भाई ऐसा क्यों होता है, मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि कोलाइड के जो पार्टिकल होते हैं उनका आकार बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता। तो जब वो डिस्पर्सल फेज डिस्पर्सल मीडियम के कांटेक्ट में आती है तो वो उस पर अगेन ऊपर की तरफ एक बल लगाती है। जो आपने पढ़ा होगा कि भाई एक द्रव जिसमें कोई भी अगर पदार्थ अगर डूबा हो तो उसके ऊपर की तरफ एक बल लगता है, तो सेम इनके साथ भी होता है, ऊपर की तरफ बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल इन्हें नीचे खींचता है और वो बल इन्हें ऊपर धकेलता है, जिसके कारण से ये यहाँ से वहाँ मूव करते रहते हैं। क्योंकि इनका आकार बहुत छोटा है, इनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल इतना नहीं लगता, इसीलिए ये क्या होता है, रेसिपिटेट नहीं होते हैं और यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, और इससे जो गति होती है उसको कहते हैं हम ब्राउनिंग मोशन। ओके बच्चों, इसके बाद है अगला आपका टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट देखो क्या होता है। टिंडल इफेक्ट होता है scattering of light by the colloidal particle. Tyndall effect is a phenomena of scattering a light by the colloid particle is called Tyndall effect. मतलब कि कोलाइड के कणों द्वारा
प्रकाश की किरण का विवर्तन होना टिंडल इफेक्ट कहलाता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। जब अंधेरे में किसी वास्तविक विलयन से प्रकाश के पुंज को गुजारा जाता है तो विलयन में प्रकाश दिखाई नहीं देता जब तक कि वह आंखों को प्रकाश की दिशा में पथ में ना ले जाया जाए, परंतु जब प्रकाश पुंज को कोलाइड विलयन से गुजारते हैं तो यह प्रकाश चमकीले वर्ण के रूप में हमें दिखाई देता है। यह परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। यह प्रक्रिया कोलाइड कणों की सतह को प्रकाश का प्रकीर्णन होने के कारण होती है। प्रकाश का प्रकीर्णन परिक्षेपित व्यवस्था परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक के अंतर के कारण होता है। द्रव विरोधी कोलाइडों के लिए इस तरह का अंतर का मान अधिक होता है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, कई बार आपने नोटिस किया हो जैसे कि झाड़ू वगैरह लगती है घर के अंदर, तो जहाँ से सनलाइट आती है जो रोशनदान होते हैं, अगर डस्ट के कारण उड़ते हैं तो हमें सनलाइट पूरी की पूरी एज इट इज़ वे में आती हुई दिखाई देती है ना। जैसी सनलाइट आती है उसकी डायरेक्शन पूरी हमें आती हुई दिखाई देती है बच्चों। तो वो ही टिंडल इफेक्ट है। उसमें क्या होता है कि जो कोलाइड के पार्टिकल है, यहाँ पे आपके डस्ट के पार्टिकल किसके अंदर है, हवा के अंदर है। हमने पढ़ा है सॉलिड जब हवा के अंदर होता है तो उसको क्या कहते हैं, एयरोसॉल। ठीक है, तो डस्ट के पार्टिकल हवा के अंदर है मतलब कोलाइड है, और जैसे ही सनलाइट आती है तो उन पार्टिकल से टकराती है और स्कैटर्ड हो जाती है, अपने वे से स्कैटर्ड हो जाती है, मतलब प्रकीर्णित हो जाती है और हमारी आंखों की तरफ आती है। उससे हमें पूरी की पूरी सनलाइट का रास्ता दिखाई पड़ता है। तो यही क्या है, हमारा टिंडल इफेक्ट है। प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। नीले रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, अतः इसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। इसी कारण समुद्री जल, आकाश तरणताल जल नीले दिखाई देते हैं। समझ गए, मतलब कि समुद्र का जो पानी होता है इसलिए हमें नीला दिखता है, और जो स्विमिंग पूल होता है उसका पानी भी हमें नीला इसीलिए दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलो इसके बाद में आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चों वैद्युत गुण। ओके, वैद्युत गुण देखते हैं। कोलाइडी सोल जो होता है, जो कोलाइडी कण होते हैं बच्चों, इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे या फिर ये नेगेटिवली चार्ज होंगे। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इन्हें कहेंगे हम धनात्मक कोलाइड, अगर नेगेटिवली चार्ज है तो इन्हें कहेंगे ऋणात्मक कोलाइड। ठीक है, कोलाइडी सोल के स्थायित्व का मुख्य कारण परिक्षेपित प्रवस्था के कणों व स्थिर आवेश है। वास्तव में प्रक्षेपित प्रवस्था के सभी कणों पर एक ही प्रकार का आवेश होता है, अर्थात धन आवेशित या ऋण आवेशित कण होते हैं। एक ही प्रकार के आवेश युक्त कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इस कारण से ये पास पास नहीं आ पाते, अर्थात संयुक्त होकर बड़े कणों के रूप में नहीं बन पाते। जल को परिक्षेपण माध्यम के रूप में प्रयुक्त करने पर कुछ धन आवेशित और ऋण आवेशित कोलाइड निम्न प्रकार के हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक टेबल दे रखी है बच्चों, कैटायन और एनायन वाले कोलाइडों की धन आवेशित और ऋण आवेशित की। ठीक है, ये देखो बच्चों। ओके बच्चों, आज का लेक्चर यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।